नमस्ते। और इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे इंसान की भावनाओं और उन मैकेनिकल सिस्टम्स के बारे में जो लंबी अवधि में हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। अब जाहिर है हम इंसान हैं, कोई मशीन तो है नहीं। लेकिन सच कहूं तो जब बात निवेश या इन्वेस्टिंग की आती है ना, तो हमारी यही इंसानी भावनाएं हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। आज हम डेटा और रिसर्च के चश्मे से देखेंगे कि कैसे अपनी भावनाओं को थोड़ा साइड में रखकर कुछ बेहतरीन सिस्टम्स का इस्तेमाल करके हम अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस चर्चा में हम मुख्य रूप से इन चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, भावनाओं में बहकर निवेश करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। फिर हम बात करेंगे धैर्य के प्रीमियम के बारे में, वित्तीय फैसलों को कैसे ऑटोमेट किया जाए, रिस्क को मैनेज करने के लिए पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या है, और आखिर में इमरजेंसी के दौरान अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, भावनात्मक निवेश यानी इमोशनल इन्वेस्टिंग की कीमत। आपने कभी गौर किया है, अर्थशास्त्र में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे प्रॉस्पेक्ट थ्योरी या लॉस अवर्जन कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो हम इंसान मुनाफे से ज्यादा नुकसान के प्रति सेंसिटिव होते हैं। मतलब 100 रुपए मिलने की खुशी उतनी नहीं होती जितना 100 रुपए खोने का दुख होता है, राइट? अब सोचिए, जब शेयर बाजार गिरता है तो यही लॉस अवर्जन हम पर हावी हो जाता है। और फिर क्या होता है? घबराहट। इसी घबराहट में खुदरा निवेशक अपने शेयर बेचने लगते हैं, जो कि सच कहें तो एक बहुत ही खराब वित्तीय फैसला होता है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। इंटरनेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक रिसर्च जर्नल यानी IESRJ का ये रिसर्च पेपर बिल्कुल यही साबित करता है। इस पेपर में उन मार्केट्स का विश्लेषण किया गया है जहां बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, और डेटा बिल्कुल साफ है। जो निवेशक अपनी भावनाओं पर लगाम रखते हैं वो घबराहट में होने वाले भारी नुकसान से बच जाते हैं और उनका पोर्टफोलियो कहीं ज्यादा स्थिर रहता है। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो एक निवेशक मुख्य रूप से दो एक्सट्रीम भावनाओं के बीच पेंडुलम की तरह झूलता है। पहला है डर और दूसरा है लालच। डर की वजह से लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, मार्केट से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं और अपना नुकसान पक्का कर लेते हैं। और लालच लालच में आकर लोग मोमेंटम के पीछे भागते हैं, जिसे हम हर्ड मेंटालिटी या भेड़ चाल कहते हैं ना, बस वही। बिना सोचे समझे दूसरों की देखा देखी पैसा लगाना। ये दोनों ही स्थितियां एक तरह का जाल हैं जो आपसे गलत समय पर गलत फैसले करवाती हैं। तो इसका समाधान क्या है? आइए अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, धैर्य का प्रीमियम यानी कैप्चरिंग द पेशेंस प्रीमियम। जरा इस चौंकाने वाले नंबर पर गौर कीजिए, $32,871। JP मॉर्गन का डेटा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां करता है। मान लीजिए किसी ने इंडेक्स फंड में $10,000 का निवेश किया। अगर वो बिना कुछ किए शांति से निवेशित रहता तो वो रकम बढ़कर $71,750 हो सकती थी। लेकिन अगर घबराहट में आकर उस निवेशक ने मार्केट के ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए, तो उसका रिटर्न गिरकर आधे से भी कम रह गया, यानी सिर्फ $32,871। मार्केट में भावनाओं में बहकर बाहर निकलने की इससे बड़ी कीमत और क्या हो सकती है? ISRG की स्टडी का ये कोट इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि पेशेंस प्रीमियम असल में वो एक्स्ट्रा रिटर्न है जो लंबे समय तक टिके रहने वाले वो निवेशक कमाते हैं जो अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देते। और ये एक्स्ट्रा रिटर्न कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। स्टडी के मुताबिक जो लोग बाजार के भारी तूफान में भी डटे रहते हैं, वो पैनिक करने वाले निवेशकों के मुकाबले हर साल 2 से 3% का अतिरिक्त रिटर्न कमाते हैं। तो असल में आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी आर्थिक संपत्ति है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, ऑटोमेटिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। अब सवाल ये है कि हम अपनी ही इन भावनाओं से खुद को बचाएं कैसे। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है अपने वित्तीय फैसलों को ऑटोमेट कर देना, यानी ऐसे सिस्टम बनाना जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करे। सिटीजन्स बैंक की पे योरसेल्फ फर्स्ट बजटिंग तकनीक इसका एक शानदार उदाहरण है। इसके बस 4 आसान कदम हैं। पहला, अपनी टेक होम इनकम कैलकुलेट करें। दूसरा, अपनी बचत का एक लक्ष्य तय करें जो आमतौर पर 10 से 20% होना चाहिए। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, इसे ऑटोमेटिक कर दें, मतलब सैलरी आते ही पैसा सीधे सेविंग्स में चला जाए। और चौथा, जो पैसा बच जाए उससे अपने खर्चे चलाएं। ये सिंपल सा सिस्टम हर महीने कितना बचाएं वाले झंझट को ही खत्म कर देता है।
और जब बात ऑटोमेशन की आती है तो SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का नाम सबसे ऊपर आता है। ये एक ऐसी रणनीति है जहां आपका पैसा नियमित अंतराल पर खुद ब खुद निवेश हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। SIP हमें अनुशासित रखता है। ये मार्केट टाइमिंग की गलतियों को पूरी तरह से बेअसर कर देता है, क्योंकि इसमें आप हर स्थिति में लगातार खरीदारी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप घबराहट या लालच दोनों से बचे रहते हैं। सिस्टम्स की बात हो ही रही है तो चलिए अपने चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, रिस्क को मैनेज करने के लिए रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एक ऐसा मैकेनिकल सेफगार्ड है जो ये सुनिश्चित करता है कि आपका निवेश बाजार के बहाव में कहीं भटक न जाए। फिनरा के अनुसार अपने एसेट एलोकेशन को वापस पटरी पर लाने के मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। पहला, अपना पैसा उन एसेट क्लास की तरफ मोड़ दें जो पीछे छूट गए हैं। दूसरा, उन पिछड़े हुए एसेट्स में और नया निवेश जोड़ें। या फिर तीसरा, जो एसेट्स बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनका थोड़ा सा हिस्सा बेच दें और मुनाफा बुक करें। अब यहीं पर हमारे दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक उलझन पैदा होती है। जो चीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही है उसे बेचकर वो चीज़ क्यों खरीदें जो पीछे चल रही है? क्या ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? खैर, सच तो ये है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले एसेट्स को बेचना हमारी स्वाभाविक भावनाओं के एकदम उल्टा है। ऐसा लगता है जैसे हम जीतते हुए घोड़े को रेस से बाहर कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, रीबैलेंसिंग का यही तो काम है। ये पैनिक सेलिंग, डर और लालच का सबसे बढ़िया मैकेनिकल एंटीडोट है। ये हमें मजबूर करता है कि हम कम दाम पर खरीदें और ऊंचे दाम पर बेचें। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, इमरजेंसीज के दौरान पोर्टफोलियो की सुरक्षा। पर्याप्त कैश या लिक्विडिटी होना असल में आपका आखिरी और सबसे मजबूत गार्डरेल है। ये आपके लॉन्ग टर्म निवेशों को समय से पहले टूटने से बचाता है। वैनगार्ड के डेटा के मुताबिक वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसीज मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। पहला है स्पेंडिंग शॉक्स। ये वो अनचाहे खर्चे हैं जो अचानक आ जाते हैं, जैसे घर की मरम्मत या गाड़ी खराब हो जाना। सर्वे बताते हैं कि इनका औसत खर्च करीब $2000 होता है। दूसरा है इनकम शॉक्स, जैसे कि अचानक नौकरी चले जाना। ऐसा कम होता है, लेकिन जब होता है तो इसका असर बहुत गहरा और लंबा होता है। और इन दोनों ही स्थितियों से निपटने के लिए आपको अलग अलग तरह की लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। आप जरा इस मैट्रिक्स को देखिए। ये बहुत ही साफ तौर पर बताता है कि कौन सा अकाउंट कब काम आता है। अगर आपकी उम्र 59.5 साल से कम है तो चेकिंग या सेविंग्स अकाउंट्स आपके सबसे सुरक्षित और लिक्विड फंड्स हैं। लेकिन जो रिटायरमेंट प्लान्स हैं ना, उन्हें इमरजेंसी के लिए इलिक्विड मानना चाहिए, क्योंकि समय से पहले उन्हें तोड़ने पर आपको भारी टैक्स और पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। हाँ, 59.5 साल की उम्र के बाद वो रिटायरमेंट अकाउंट्स भी आपके लिए लिक्विड हो जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आड़े वक्त में किस खाते से पैसा निकालना है ताकि आपका लॉन्ग टर्म नुकसान ना हो। तो इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि मार्केट की वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव के दौरान अपनी भावनाओं से बचने का सबसे अच्छा तरीका है धैर्य रखना, SIP जैसे सिस्टम्स का इस्तेमाल करना और समय समय पर रीबैलेंसिंग करना। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा इस बारे में सोचिएगा, क्या वेल्थ क्रिएट करने का आपका अपना सफर एक सोचे समझे कैलकुलेटेड सिस्टम पर चल रहा है, या फिर ये बस आपकी पल पल बदलती भावनाओं के भरोसे है? मेरा सुझाव यही रहेगा कि सिस्टम्स बनाइए और भावनाओं को अपने वित्तीय फैसलों की ड्राइविंग सीट से दूर रखिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।